नमस्ते दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ के अपने थर्ड लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स पे। ठीक है। पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि जब हमें इक्विटी या डेब्ट के थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिर कई सारे और भी तरीके हैं जिससे शॉर्ट टर्म कैपिटल उठाना हो, तो कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहां से हम ये फंड उठा सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड उठाने के लिए मनी मार्केट यूज होती है और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिविजन्स रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, और सेबी जो रेगुलेटरी बोर्ड है कैपिटल मार्केट का, उसको भी हम जानेंगे। शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। एक बिजनेस एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है जिसके दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स। हाउस होल्ड वो है जो सेव करते हैं पैसा, और बिजनेस उसे इन्वेस्ट करता है। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों के बीच का लिंक है। ये क्या करता है? ये करता है एलोकेट, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेता है और बिजनेस को एलोकेट करता है। तो ये लिंक कर रहा है सेवर्स को इन्वेस्टर्स को। ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो बैंक्स। बैंक क्या करते हैं? हाउस होल्ड के सरप्लस फंड जो है डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, और जिसको ये आगे बिजनेस फर्म को लोन की तरह देते हैं। और दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट, जहां हाउस होल्ड जो है शेयर्स खरीदते हैं और फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करती है ये फंड्स बिजनेस फर्म्स को। ठीक। तो चाहे बैंक हो चाहे फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों ही जगह हाउस होल्ड सेवर्स अपना पैसा जमा करते हैं और ये इनको बिजनेस को दे देते हैं। ठीक। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक मार्केट है जो क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट के लिए यूज होती है। ठीक है। फंक्शन क्या है? मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सही बात है भाई, आपके जो भी सेविंग्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और ऐसी जगह पहुंचाना जहां पर इनका बेस्ट यूज हो सके, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो सके। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस है मार्केट की, उसी हिसाब से उसका प्राइस डिटरमाइन करना, ये भी फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, ऑब्वियसली ये फंड्स जो भी मिसमैनेज ऊपर नीचे होते हैं, ये उसको अपने पास से लगाता है और लिक्विडिटी देता है उन फंड्स को जो इसके यहाँ से फाइनेंस उठा रहे हैं। ठीक। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, बीच में इंटरमीडियरी बन के और लोगों को भटकने से बचा के क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट? ये ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को घटा रहे हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ही को, सेवर्स को भी, हाउस होल्ड सेवर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी। इसमें बैंक भी इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक। हालांकि जब हम बोलचाल की भाषा में फाइनेंशियल मार्केट का वर्ड यूज करते हैं तो हम केवल इसकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन बैंक भी फाइनेंस मार्केट ही का हिस्सा ही है। ठीक। मनी मार्केट, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट के क्या टाइप्स है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के टाइप्स है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है। लेकिन आपकी अपनी बुक्स में भी आप इसे मैच कर सकते हो, तो उससे आपको आसानी होगी। ठीक। मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज होता है, कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए यूज होता है। प्राइमरी मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स में इनिशियल जो आईपीओ होते हैं ना, मतलब कि जब इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जब कोई भी शेयर पहली बार क्रिएट होता है और सेल किया जा रहा होता है, तो वो प्राइमरी मार्केट में सेल होता है। और सेकेंडरी मार्केट में सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड वो एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो पहले से शेयर किसी ने खरीद लिए हैं उन सबका खरीदना बेचना इसमें होता है। मनी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। मनी मार्केट रिफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। जैसे कि मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म फंड्स की मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं। इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, ज़्यादातर टेलीफोन और इंटरनेट पे काम करती है मार्केट्स। ठीक है।
ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बिजनेस की सेटिस्फाई करती हैं, टेम्प्रेरी डिप्लॉयमेंट करती हैं एक्सेस फंड्स का, जिससे कि रिटर्न्स अर्न हो सके। ठीक है, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जैसे कि आईडीएफसी, नहीं आईडीएफसी नहीं सॉरी, सिडबी, ठीक है, नाबार्ड, ये सब। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट्स, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड्स, ये मनी मार्केट में आते हैं। ये हाईली लिक्विड होते हैं और बहुत कम रिस्क पे होते हैं। ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए काम करते हैं, 1 ईयर के लेस। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब जब चाहिए आप इन्हें कैश करा लीजिए। बहुत रिस्क भी कम रहता है इनका, और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बहुत कम होता है, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं तो इतना रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती। इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है मनी मार्केट के जिनमें डील किया जाता है। ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग के काम में आते हैं। कमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर्ड हुंडीज जैसी चीज़ें हैं आजकल की। हुंडी तो पुराने समय की थी और इंडियन ट्रेडिशनल थी। कमर्शियल पेपर उसी को कह सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्मली यूज हो रहा हो, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता हुंडी की तरह। ठीक, कॉल मनी, ये बैंक्स आपस में यूज करते हैं जब किसी के पास एक्सेस कैश हो, दूसरे को जरूरत हो, तो ये 15 दिन 20 दिन के लिए एक दूसरे से ले लेते हैं। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिससे एफडीज वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह। ठीक, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, डिबेंचर भी आगे हम पढ़ेंगे। कमर्शियल बिल, ये कमर्शियल पेपर जैसा ही है लेकिन ये सिक्योर्ड है, ये ऑफिशियल है पूरी तरह से। ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको प्रॉमिसरी नोट के रूप में दिया जाता है कि एक लिखित फॉर्म, रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, हाईली लिक्विड होता है और रिस्क इसमें नेग्लिजिबल है, क्योंकि आरबीआई की इस पे मोहर रहती है नोट्स की तरह। ठीक, मिनिमम अमाउंट 25,000 का होता है और इसी के मल्टीपल्स में होते हैं, 25,000, 50,000, 1,75,000 एक्सेट्रा। ठीक, मान लीजिए डिफरेंस क्या रहता है कि इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू में डिफरेंस रहता है, वो इंटरेस्ट होता है एक तरीके का, इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि 1,00,000 फेस वैल्यू का टी बिल आपको 96,000 में खरीदा आपने, तो मैच्योरिटी पे आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे, तो ये 4,000 आपका इंटरेस्ट है, जिसको हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं कि खरीदते समय में रुपए डिस्काउंट मिला था कि 1,00,000 की चीज 96 में मिल गई थी। कमर्शियल पेपर जिसे होता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है। नेगोशिएबल मतलब एक से दूसरे के नाम, दूसरे से तीसरे के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, क्रेडिट वर्दी कंपनीज इसको इशू करती हैं, तभी ये चल पा रहा है, वरना क्योंकि ये सिक्योर्ड नहीं है तो फिर इसका चलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन सब की कंपनीज अगर इशू करेंगी तो कोई भी इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा। काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट होता है इसका, स्पेशली कमर्शियल बिल के मुकाबले। कॉल मनी 1 डे to 15 डेज के बीच होता है, 15-20 दिन, मैंने गलत बोल दिया, 15 ही दिन तक होता है। ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि CRR, SLR ऐसा मेंटेन करना होता है, तो कभी किसी बैंक के पास कोई कमी आई तो वो दूसरे बैंक से उधार ले लेता है और 15 दिन के अंदर उसे वापस भी करता है। ठीक, इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कई बार डे टू डे ही नहीं, आवर टू आवर भी हो सकता है। ठीक, और इस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं कॉल रेट। ठीक, हाईली वोलेटाइल है, बदलता रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर आपको लग रहा है मैं तेज बढ़ा रहा हूँ तो आप इसको 0.75x पे देख लीजिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे चेक होती है, एफडी होती है, मतलब एफडी की रिसिप्ट, चेक किसी की बनाई हुई, या बॉन्ड, डिवेंचर, बिल्कुल वैसा ही एक है। नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, बियरर फॉर्म में, जिसके हाथ में रहेगा वही पेमेंट पाएगा। अनसिक्योर्ड है, इसके अगेंस्ट भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए, सॉरी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे नाबार्ड और ये सब सिडबी में आपको बता था, ये भी दे सकते हैं, बैंक्स भी दे सकते हैं। ये जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन ने अपने डिपॉजिट जमा कर रखे हैं उसके अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर। कमर्शियल बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, आप अकाउंट में भी पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली क्या है, जब एक फर्म को दूसरे फर्म से उधार सामान खरीदना बेचना है तो अगेंस्ट में एक बिल इशू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक, कैपिटल मार्केट पे आते हैं, नहीं जो लार्ज लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनकी मार्केट पे, इनका भी एक होल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो मीडियम बनते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। ठीक,
लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ये मार्केट, ठीक। चैनलाइज करते हैं लोगों की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को, फंड तक पहुंचाते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, इन सबके फॉर्म में, ठीक। तो रिक्विजिट क्या है कैपिटल मार्केट? फाइनेंस अवेलेबल हो रीजनेबल कॉस्ट पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सफिशिएंटली डेवलप्ड हो, मार्केट ऑपरेशन फेयर चल रहे हो, कॉम्पिटिटिव हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट भी हो, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए इन्वेस्टर्स को, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को घटाया जाए, और कैपिटल जो है प्रोडक्टिवली एलोकेट हो कि जहाँ जितना प्रोडक्टिव हो सकता है वहाँ उतना ज़्यादा एलोकेशन किया जाए। ये सब कुछ कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट क्या है, मैंने जैसे बताया था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम सोल्ड होती हैं, ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा। न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्हें इशू किया जाता है। सीधे सीधे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है जो प्राइमरी मार्केट होता है, ठीक। फ्लोटेशन के कई मेथड्स हैं। फ्लोटेशन है क्या, यहाँ दिया नहीं है अभी उन्होंने। फ्लोटेशन होना चाहिए था इसके बाद। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम नए शेयर्स इशू करते हैं तो उसको फ्लोटेशन बोला जाता है, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू किया जा सकते हैं कि एक मैगजीन या 4-5 पेजेस का अपना डिस्क्रिप्शन निकाल दिया शेयर्स के बारे में, और मेजरली उस फर्म के बारे में जिस फर्म के शेयर्स हैं। वो प्रोस्पेक्टस लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसी के थ्रू सिक्योरिटीज या शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, सीधे सीधे ऑफर कर देना कि ये लीजिए, खरीद लीजिए आप अभी के अभी, ठीक। प्राइवेट प्लेसमेंट, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया और उसके थ्रू कहा कि आप बेचने का काम करो। राइट्स इशू, यानी कि इसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ राइट्स इशू को, तभी आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास पहले से कुछ पुराने शेयर्स हैं उन्हीं को जो है ऑफर किया था कि नए शेयर्स भी आप खरीद लीजिए, ठीक। और उसी प्रपोर्शन में ऑफर किया था जिस प्रपोर्शन में उन सारे शेयर होल्डर के पास एग्जिस्टिंग वाले होते हैं। जैसे किसी के पास 100 हैं, दूसरे के पास 200 हैं, किसी के पास 500 हैं, आपके पास 80 शेयर्स हैं, तो आप 10, 20 और 50 रिस्पेक्टिवली बांटोगे, ठीक। ये ऑफर करोगे। ई आईपीओ, जो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, यानी कि पहली बार किसी को इशू करना शेयर, वो इलेक्ट्रॉनिकली भी पॉसिबल है, ऑनलाइन के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम से, ठीक। तो वहां से जब इशू होता है सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर द्वारा, तब उसको जो है ई आईपीओ बोला जाता है, ठीक। फिर सेकेंडरी मार्केट, जो सेल और परचेज करता है किसकी, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी, जो किसी ने खरीदे थे पहले पहले, वो बेच रहा है या और लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। डे टू डे जो आप डेली जो आप मार्केट, शेयर मार्केट सुनते होंगे, वो एक्चुअली ये सेकेंडरी मार्केट होती है कैपिटल की, ठीक, जहाँ पे सारी चीजें की जाती हैं। उसका काम होता है लिक्विडिटी बनाए रखना फर्म्स की। डिफरेंस एज यूजुअल आप होमवर्क में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है, वो बॉडी है जो इंडिविजुअल्स को मिला के बनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का इसका पर्पस ये है, इसके कॉन्स्टिट्यूट करने का, इकट्ठा होने का, कि वो रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके बिजनेस को, किसके, बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज कई तरीके के होते हैं, एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स एक्सेट्रा, ठीक। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ये एक एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज का। फंक्शंस क्या है इसके, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी पहले से इशू है, अगर उन्हें कोई बेचना चल रहा है तो उन्हें तुरंत खरीदने का अरेंजमेंट किया जाए, नहीं तो फिर भी उसको आप टेम्परली अपने होल्ड में ले लो, जिससे कि फंड्स अवेलेबल रहें लगातार फर्म को, जो फर्म के वो शेयर्स हैं, ठीक। लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, मार्केटेबिलिटी, उसको बेचवाना भी इन्हीं का काम है, ठीक। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, प्राइस कितना होना चाहिए किस शेयर का, ये भी यही तय करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ही तय करते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन सेफ रहे, अगर कोई इंसान खरीद रहा है, दूसरा इंसान बेच रहा है, तो इनके थ्रू ही कर रहा है, तो ट्रांजेक्शन सेफ हो, बिल्कुल सिक्योर हो, ठीक है। डील भी एकदम फेयर हो, ये सब कुछ ध्यान रखना स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है।
इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जब वो इतने सारे लार्ज स्केल पे कंपनीज को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा रहा है, इतने सारे लोगों के चैनल्स को मोबाइलाइज कर रहा है, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर रहा है देश की। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, तो जो न्यू इश्यूज हैं उनकी ओनरशिप को और ज़्यादा वाइडर तरीके से शेयर करने में स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। ये ध्यान रखता है कि इफेक्टिव स्टेप लिए जाएं जिससे कि पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के लिए एजुकेट और मोटिवेट किया जा सके और बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखा जाए कि सही तरीके से हो। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, थोड़ा सा स्कोप भी देता है कि आप थोड़ा सट्टेबाजी टाइप चीज़ें कर सकते हो, जो वैसे तो मना है, लेकिन फिर भी स्टॉक एक्सचेंज पे डे टू डे बेसिस पे लोग करते हैं, क्योंकि उस वहाँ जाके थोड़ा सा लॉ प्रोविजंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ पे थोड़ा अलाउ है इस चीज़ का। तो इसका भी एक स्कोप होता है कि भाई आपको लग रहा है कि ये शेयर कल महंगा हो जाएगा, आज सस्ता हुआ, आपने आज खरीद लिया, कल बेच दिया। हेल्दी स्पेकुलेशन केवल एक सर्टेन डिग्री तक का एक्सेप्टेड होता है। आज के समय में ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन हो गया है। आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, उसका एक ऑनलाइन स्क्रीन है, उसके थ्रू ऑप्शंस होते हैं, उसी के थ्रू चीज़ें खरीदी जाती हैं। ब्रोकर के ऑफिस में भी एक कंप्यूटर टर्मिनल होता है जिसके थ्रू ट्रेडिंग एग्जीक्यूट की जा रही होती है। ठीक, तो ये सभी आजकल तो कई लोग अपने मोबाइल से ही कर रहे हैं, मैं खुद ही कर रहा हूँ ट्रेडिंग मोबाइल से अपने। ठीक है, ये ग्रो ऐप आपने सुना होगा, SBI इन्वेस्ट ऐप सुना होगा, इस तरीके के ऐप्स जो ये प्रोवाइड कराते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर रहती है, क्या प्राइस है वो आपको दिख रहा होता है खरीदने से पहले भी, तो लगभग उसी प्राइस पे आपको मिलना चाहिए। ठीक, एफिशिएंसी है, बहुत तेजी से काम होता है, जब चाहे आपने अप्लाई किया और आपको तुरंत ही अलॉट हो गए शेयर्स। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक साथ काम कर सकते हैं। लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि लगातार कोई ना कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, तो हर समय लिक्विडिटी यानी कि कैश अवेलेबल रहता है मार्केट में। सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। ठीक, हाँ, कई बार लोगों का रहता है कि शेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़्यादा अच्छा है या डीमैट अकाउंट होना, तो समय की बात है, पहले शेयर सर्टिफिकेट होता तो ज़्यादा बेटर रहता था। अब आज के टाइम में डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि आपके पास कितने हैं। बेस्ट चीज़ है वो। ठीक, फिजिकल फॉर्म में क्या दिक्कत थी, चोरी हो सकता था, फेक या फॉल्स सिग्नेचर बना ट्रांसफर कराया जा सकता था, है ना, ट्रांसफर डिले होता था, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा एसोसिएट रहता था। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं। अब जब इसी फिजिकल फॉर्म को कैंसिल करके आप इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कर दो और उसको नंबर दे दो किसी को जिसके पास इन्वेस्टर के पास शेयर्स जिसके पास थे, उसको डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन, इसीलिए इस अकाउंट का नाम डीमैट अकाउंट है जो ऑनलाइन चलता है आपका। बाकी डिपॉजिटरी के बारे में आप जान सकते हो, थोड़ा बहुत काम की चीज़ है। डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिक्योरिटी होल्ड की जाती है इन्वेस्टर की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे आपने इन्वेस्ट किया 500 रुपये और आपको 30 शेयर मिल गए, तो 30 शेयर एक्चुअली कहाँ पे होल्ड हो रहे हैं, डिपॉजिटरी में, वहाँ रिकॉर्डेड है। जब तक आप इसे ऑनलाइन बेचोगे नहीं वहाँ पे आपके अकाउंट में से घटाई नहीं जाएगी। दो डिपॉजिटरी है इंडिया में, एक NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। NSDL जो है NSE से रिलेटेड है, IDBI UTI से रिलेटेड है, मतलब इन तीनों ने मिलकर बनाई है। और CDSL जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है। दोनों का काम वही है, ट्रेडिंग और सेटलमेंट। ठीक, कैसे होता है, पैन नंबर ट्रेडिंग के लिए चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए, इंडियन है कि NRI है, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल चाहिए, और किसी और ब्रोकर जिससे रजिस्टर कभी किया हो आपने वो चाहिए, नाम उसका, क्लाइंट कोड अगर आपने उसके साथ किया था तो एक कोड नंबर। ठीक, इन्वेस्टर को सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट या बेनिफिशियरी ओनर बनना होता है, एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। ठीक, फिर ऑर्डर प्लेस करना होता है ब्रोकर के साथ कि हम खरीदेंगे या बेचेंगे शेयर्स। ब्रोकर ऑनलाइन जाता है, मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करता है और बेस्ट प्राइस जो अवेलेबल है उस शेयर का वो बताते हैं। अगर शेयर खरीदे जा सकते हैं, उसमें मेंशन मतलब खरीदे बेचे जा सकते हैं उस प्राइस पे, तो उसको कमेंट्स किया जाता है ब्रोकर के टर्मिनल से और ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है इलेक्ट्रॉनिकली।
ट्रेड हो जाने के बाद ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे के अंदर इशू करता है। इसमें लिखा होता है कि कितने शेयर खरीदे गए, उसका क्या प्राइस था, किस डेट और टाइम पे खरीदे गए और ब्रोकरेज चार्ज क्या लिए गए। ठीक, ये लीगली इन्फोर्सिएबल डॉक्यूमेंट होता है और हेल्प करता है कि कोई भी डिस्प्यूट या क्लेम इन्वेस्टर ब्रोकर के बीच में आगे जाके हो तो उसको सेटल किया जा सके इसके थ्रू। हर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज देता है इसे। इन्वेस्टर को जो है शेयर जो है कैश में या ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करके खरीदने बेचने होते हैं। ठीक, अब आता है सेबी, जो इन सब स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, इन सब को पे नजर रखता है, इन्वेस्टर्स पे भी रखता है कई बार। ठीक है, कि कहीं भी कोई भी गलत चीज ना हो, किसी का भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की ओर खैर ये काम करते हैं कि इन्वेस्टर को कहीं कोई नुकसान ना किया जाए, उसके साथ कोई चीटिंग ना हो, सिक्योरिटी मार्केट हेल्दीली ग्रो हो। ठीक, सब कुछ ऑर्डर में चले, ये सब सेबी इंश्योर करता है। एक बोर्ड है, जैसे आरबीआई बोर्ड है बैंकिंग सिस्टम का, वैसे इसका नाम क्या है पूरा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, 1988 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे स्टैब्लिश किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंडर। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि 1980 में कैपिटल मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी और इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन को देखते हुए पब्लिक की ये माना गया कि मैल प्रैक्टिसेस भी होंगे, होने भी लग गई थी। तो उस वजह से जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम न्यू इशू पे, है ना, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम पे। रिगिंग मतलब गलत प्राइस पे प्रोवाइड कराना सिक्योरिटीज को। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि अंदर से खबर लीक कर देना कंपनी के, कुछ ऐसी खबरें जिससे जाना जा सके कि हाँ आगे जाके इस कंपनी को फायदा या नुकसान होगा। ठीक, क्योंकि उस सबसे ट्रेडिंग की जा सकती है, फिर वो गलत होगा। नए शेयर इशू करते समय बेवजह प्रीमियम, बिना किसी राइट के बहुत ज़्यादा प्रीमियम, ये भी गलत है। कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजन है उनको फॉलो ना करना, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करना, शेयर्स डिलीवर करने में टाइम बर्बाद करना, ये सब मैल प्रैक्टिसेस है। इनको सेबी कंट्रोल करता है। ये इशुअर्स को भी देखता है, इन्वेस्टर्स को भी देखता है और इंटरमीडिएरीज जैसे ब्रोकर वगैरह को भी देखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज को और उनकी ऑर्डरली फंक्शनिंग को प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको गाइड और एजुकेट करना, ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस को रोकना और बैलेंस बनाना सेल्फ रेगुलेशन और सिक्योरिटीज के सेल्फ रेगुलेशन के बीच में। एक कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना, इंटरमीडिएरी जो ब्रोकर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स ये सब हैं, इन सब के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट स्टैब्लिश करना। ये सब भी फंक्शंस हैं आपके सेबी के, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी में डिवाइडेड है एक्चुअली कैटेगरी में, रेगुलेटरी कौन से हैं, डेवलपमेंटल कौन से, प्रोटेक्टिव कौन से। रेगुलेटरी जो डे टू डे रूल्स रेगुलेशंस है जिनके अंडर का स्टॉक एक्सचेंज को चलना है, वो फंक्शन सेबी के रेगुलेटरी कहलाते हैं। डेवलपमेंट जब कुछ ग्रोथ लानी है, कुछ नई चीज़ें करनी है उसके लिए। और प्रोटेक्टिव किसी भी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट या उसको ट्रस्ट या फेथ को टूटने नहीं देना, ये भी इनका एक काम है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।